हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स को, और ये है लेसन नंबर 1। इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं आपको देखने हैं। इसके पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। देखते हैं, ये सबसे पहले इस पार्ट में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क है नवीकरणीय, प्रवाह, जैव या अनवीकरणीय। तो ये जो है अनवीकरणीय है, यानी कि आसानी से तुरंत नहीं बनता है। ये हज़ारों साल में लौह, खनिज, जितने भी खनिज हैं, पेट्रोलियम वगैरह बन पाते हैं। तो ये अनवीकरणीय श्रेणी में आता है। इसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा चूँकि प्रकृति में ज्वार भाटा जो आते हैं, ज्वार भाटा से संबंधित होता है, समुद्र में जो ज्वार आते हैं उनसे बनाया था। तो ये क्या पुनः पूर्ति योग्य है, यानी कि आराम से ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। तीसरा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि जो भूमि खराब हो रही है वो किस वजह से है? उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण क्या है कि वहाँ सिंचाई बहुत ज़्यादा की जाती है। नहरों का जाल है पंजाब में, और अधिक सिंचाई करके अधिक फसल उपजाने की कोशिश करने से भी भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है, उसका फर्टाइल जो नेचर है वो ख़त्म हो जाता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार सोपानी खेती कैसे एरिया में की जाती है, इसको मैं एक चित्र के बाद समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे करके सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो इनमें से पहाड़ी राज्य कौन सा? उत्तरांचल। तो इसी का ये उत्तर होगा। निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो इन राज्यों में काली मृदा, वैसे तो बेसिकली आपको मैं बता दूं कि ये गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगर ये ऑप्शन नहीं है, गुजरात और महाराष्ट्र, इनमें सबसे ज़्यादा काली मृदा पाई जाती है। तो इसमें से ऑप्शन देखिए गुजरात। अगर महाराष्ट्र आएगा तो गुजरात नहीं आएगा। तो इस तरह आप इनको आसानी से देख सकते हैं। तो ये थे आपके बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि 5 है संख्या में। इनको आप नोट करते चलें या स्क्रीनशॉट लेते चलें। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से लगभग 30 शब्दों में उत्तर दिए। अति लघु और लघु प्रश्न टाइप के ये हैं। 30 शब्दों में इनके उत्तर आपको देने हैं। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो काली मिट्टी के साथ मैं आपको बता दूं, काली कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। का से काली और का से कपास, ये ध्यान रखना। उत्तर में इसका देख लीजिए, काली मृदा का रंग काला होता है। इन्हें रेंगर मिट्टी भी कहते हैं। ये लावाजनक शैलों से बनी होती है। लावा मतलब जो ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा, जिसमें कि लोहा, बहुत सारे खनिज होते हैं, इस वजह से वो काली हो जाती है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के पठार में पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त समझी जाती है, इसलिए काली मृदा को कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको ये नोट कर लीजिए आप। फिर कह रहा है दूसरा प्रश्न इसी का है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं? उत्तर है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लगाए गए निक्षेपों से बनी है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। जलोढ़ मृदा क्या होती है? इसकी सबसे विशेषता, ये बहुत उपजाऊ होती है। हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर जो बिहार और पश्चिम बंगाल तक जो भी मैदानी क्षेत्र है वो बहुत उपजाऊ है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएँ पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, यानी कैल्शियम होता है, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों तथा दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। तो ये इसका उत्तर है, इसको नोट करते चलें आप। फिर तीसरा इसी में है,
पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? इसका उत्तर है मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। विभिन्न मानवीय और प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाने चाहिए। तो देखिए कौन कौन से तरीके हैं। पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहते हैं। दूसरा पॉइंट है पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। ये सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनलिका अपरदन को रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान और सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। तीसरा पॉइंट है इसका पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जाता है। इसमें खेतों पर बड़ी बड़ी पट्टियों को बना दिया जाता है। फसलों के बीच में घास उगाई जाती है, ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है। घास उगाने से घास जो है ज़मीन की मिट्टी को पकड़ लेती है, एक तरह से अवरोधन का काम करती है। पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। मृदा रोधक बांध अवनलिकाओं के फैलाव को रोकते हैं। तो ये इस तीसरे का उत्तर है। आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको कर सकते हैं। चौथा इसी का पॉइंट है लघु और अति लघु वाले में से जैव और एवं अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, जिनमें जीवन व्याप्त होता है, वह जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य, प्राकृतिक जगत, प्राणी जगत, जानवर, मनुष्य, पशु, मछलियाँ, ये सब क्या है, जैव संसाधन है। अजैव संसाधन कौन से होते हैं? वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं इत्यादि। तो ये इसका संक्षेप में उत्तर है। अब देखते हैं लास्ट में ये एक विस्तृत प्रश्न है जिसको आपको 120 शब्दों में करना है। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 से वन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, इसका क्या कारण है? पहले हमारे देश में बहुत ज़्यादा वन क्षेत्र थे, अब थोड़ा कम हुए हैं, हालांकि स्टेबल हो गए हैं। लगभग 21% भाग पर वन है, जबकि अगर आपको पूछा जाए कितने परसेंट होने चाहिए तो आप बताएंगे 33%। किसी भी देश के कुल क्षेत्रफल का 33% वन होने चाहिए, लेकिन हमारे देश में कितने हैं, 21%। तो यानी कमी कितनी है, लगभग 12% वन और बढ़ाए जाने चाहिए। देखते हैं भारत में भूमि प्रश्न, इसको देखते हैं। भारत में भूमि प्रारूप उपयोग का वर्णन करें। 1961 से वन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नहीं हुई, इसका क्या कारण है? तो उत्तर है भारत में भूमि उपयोग का अलग अलग प्रकार के कार्यों में किया जाता है। भूमि का उपयोग अलग अलग कार्यों में किया जाता है। कुल भूमि में से 93% भोग भूमि के आंकड़े उपलब्ध हैं। कुल प्राप्ति भूमि में से 46% भूमि जो है खेती के काम में आ जाती है। 22.5% थोड़ा बढ़ गया आंकड़ा पर वन है, जिसमें जंगल भी मिला लिए गए हैं और चारागाह वगैरह भी। 13.8% भूमि बंजर और कृषि अयोग्य भूमि है। 7.7 भूमि परती भूमि है और 4.8% भूमि पर चारागाह और बागान है। 4.6% भूमि बंजर मीन्स होता है जहाँ पर कुछ भी नहीं उपज, ना घास होती ना कुछ होती। तो वर्ष 1961 से वन क्षेत्र में वृद्धि तो हुई है, किंतु बहुत मामूली है। राष्ट्रीय वन नीति 1952, ये क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1952 के अनुसार 33% भूमि पर वन होने चाहिए, किंतु भारत में बढ़ती जनसंख्या, अधिक औद्योगिकरण आदि के कारण निरंतर वनों के कटावों से वन भूमि में अधिक वृद्धि नहीं हो पाई है। लगातार भूमि उपयोग के कारण भूमि संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। अधिक वन पर्यावरण को संतुलित करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं तथा भूमि निम्नीकरण से बचाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वनों के प्रतिशत को बढ़ाना जरूरी है। तो ये थे इस पार्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए गए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट जरूर करें आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।